नमस्कार, स्वागत है आपका हिमंत प्रदेश न्यूज में और मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। हिमंत प्रदेश न्यूज की टीम देहरादून में है और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कुलदीप रावत। कुलदीप रावत यूं तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक समाज सेवी के तौर पर उनकी अपनी पहचान रही है और गरीबों के मसीहा वो कहे जाते हैं। क्या है उनकी पृष्ठभूमि, उनसे जान लेते हैं। वैसे सबसे पहले तो आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहते हैं। परिचय मेरा कुछ खास नहीं है, गरीब परिवार से हूँ। छोटा था, पिताजी की डेथ हो गई थी, परिवार की जिम्मेदारी है। बस उसके बाद जो है घर चलाने में जो भी काम मिला है, दिहाड़ी मजदूरी मेहनत जो भी करना पड़ा किया जी। उस टाइम में मैं नेशनल प्लेयर था मार्शल आर्ट का, एक स्पोर्ट्स में ब्राइट फ्यूचर था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे जो है वो स्पोर्ट्स से सारा कुछ छोड़ के अपने जीविका परिवार का जरूरतें पूरी करने के लिए जी अपने छोटे मोटे काम शुरू करने पड़े, जिसमें कि खच्चा चलान तो शामिल है। केदारनाथ विधानसभा में टीवी मैकेनिक रहा हूँ, पढ़ाई भी छूट की। बस कर जैसे तैसे ये एक सपना रखे मेरे घर चले, मेरे भाई बहन भी वो सब सक्षम हूँ, पॉलिटिक्स सके। उसी में जो है काफ़ी समय निकल गया। काफ़ी टाइम तक मैं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के विद्यालय में भी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रह चुका हूँ जी। फिर जो है एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, एक सपने साथ कि शायद इससे अच्छे दिन आ पाएंगे, और वहाँ मैं अपनी मेहनत से ईमानदारी से कामयाबी हूँ। और उसी के जो आज परिणाम स्वरूप मैं आज लोगों की मदद कर पाता हूँ। जो कुछ कमाता हूँ उसमें से हिस्सा मैं लोगों की मदद में खर्च करता हूँ। और कभी भी मुझे कोई ऐसा आदमी दिखता है जो मजबूर परेशान होता है, अपने पुराने दिन याद आता है जी। मैं ये सोच मैं कर लेता हूँ कि जैसे उस टाइम मेरी जरूरत थी, शायद इसकी जरूरत होगी, तो लोगों की मदद कर याद करता हूँ जी। उसके बाद जो है थोड़ा स्थिति सही हुई तो सोचा इसे बड़े स्तर पर करूँ सामाजिक कार्य को। तो पॉलिटिक्स को है मैं कभी था नहीं, समाज सेवा के रहा हूँ। तो उसे बड़े स्तर करने के लिए लोगों ने मुझे सलाह दी, आपको जो है इलेक्शन लड़ना चाहिए, आप ऊपर पद पे पहुंचोगे, आप काफ़ी लोगों का भला कर पाओगे, अपने क्षेत्र का विकास कर पाओगे। क्योंकि एक टाइम था कि ये मेरे पिताजी उस टाइम पर गांव छोड़ के आए थे, संसाधन अभाव। हमारे गांव में कोई सुविधा कोई संसाधन थे नहीं। हमें अगर चीनी चाय के लेने 9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, पोखरी बाजार जी। ना ही सड़क थी, ना ही कोई हॉस्पिटल था, ना ही कोई स्कूल थी। एक 8 तक स्कूल हुआ करते गाँव में। तो पापा ने उस टाइम में डिसीजन ले किया, हमें इस गाँव में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग देहरादून आए थे। लेकिन दुर्भाग्य से देहरादून आने के 3-4 ठीक से सेटल नहीं हो पाए थे। 3-4 साल बाद पापा की डेथ हो गई। फिर वही जिम्मेदारी सिलसिला शुरू हुआ, तो आज भी उसी जिम्मेदारी को निभा रहे जी। निश्चित तौर पर मतलब एक सवाल जो जहन में आता है कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र था वो जो है बद्रीनाथ से जुड़ता हुआ है और आपने जो है केदारनाथ विधानसभा को चुना। इससे पहले मैं आपको जो है एक सामाजिक दायरे के अंदर ले जाऊं तो आज जो चर्चा होती है आपकी, आप एक राजनीतिक के तौर पे नहीं, एक समाज सेवी के तौर पर, और केदार घाटी में तो आप गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। तो इस विषय में आपको क्या कहना है? क्योंकि मेरे बुरे दिनों में सबसे बड़ा एहसान मेरे पे केदार घाटी का है जी। उन लोगों ने उस टाइम मेरे को सहारा दिया था जब मुझे जरूरत थी, जब मुझे रोजगार, जब उन लोगों ने मेरे को रोजगार दिया था। और अपने जीवन की जो एक कर्मस्थली बोलते हैं, एक शुरुआत बोलते हैं, मैंने केदार घाटी से की थी। ऐसे नहीं कि मेरा सामाजिक क्षेत्र से वही है, क्योंकि इतनी छोटी सोच मेरी कभी नहीं रही है जी। क्योंकि पूरा उत्तराखंड हमारे पूरे गढ़वालों, क्योंकि मैं चंडीगढ़ भी जाता हूँ, कई लोगों की मदद करता हूँ जी। मैं दिल्ली जाता हूँ कार्यक्रम में, कई लोगों की मदद करता हूँ वहाँ। और बाकी जो हमारे चमोली में भी कई लोग, जब भी मेरे पे कोई उम्मीद से पहुंचता है उसकी मदद करता हूँ। उत्तरकाशी हो गया है, वीडियो हो गया है। मेरे क्षेत्र कोई ऐसा नहीं है मुझे सोशल वर्क से वहीं करना है जी। या एक पॉलिटिकल दायरे में सोशल वर्क करना है जी। वो तो कभी जरूरत पड़े मुझे कोई उसमें अगर मेरे पास है तो देहरादून में मेरे को मैक्सिमम लोग इसी नाम से उससे जानते कि मैं लोगों की मदद करता हूँ। आज ही मैं सुबह उठता हूँ, मेरे घर के बाहर कोई ना कोई परेशान आदमी खड़ा होता है कि भाई जी मेरी लड़की बीमार है, मेरी ये परेशानी है। मैं जो कुछ मसला मैं करता हूँ, दायरा वही। लेकिन केदार घाटी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है और वहाँ से चुनाव लड़ने का मेरा मकसद भी वही था कि शायद मैं इनके एहसान को चुका पाऊँ। विजय होने के बाद जो है इस घाटी से कुछ ऐसा कर पाऊँ कि
कुछ ऋण जो है ऋण हो सको जो इन लोगों ने मेरे किया है जी। तो ये समझो कि अगर मैंने जीवन की शुरुआत की है हो तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जो कुछ हूँ आज उसी घाटी में होता हूँ, और इसलिए मैं वहाँ पे लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो है उन लोगों को, एक बार उन्होंने मेरे को रोजगार दिया, अब मैं आने वाली पीढ़ी में उनके बच्चों को रोजगार दे सकूँ, इसलिए मैं वहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। सर अब बात होती है आपके चुनाव क्षेत्र की, और आपने 2 बार जो है केदार घाटी में अपना जो है किस्मत कहूँगा मैं आजमाया है, और कुछ वोटों से या कुछ अंतर से जो है आपको जो है ये सफलता नहीं मिल पाई है। अब इतना आपका जो है वहां पर लोगों के प्रति प्रेम रहा है, आपने लोगों की इतनी मदद भी की है और लोगों ने भरोसा भी आप पे जताया था, लेकिन सर कमियां कहाँ रह गई होंगी? कमियां लोगों की कमी नहीं है, कमियां तो मेरी खुद की रही होंगी जी। लोगों तो बहुत साथ दिया है, 2 बार मैं दूसरे नंबर पर रहा हूँ जी। जबकि वहाँ पे कई क्षेत्रीय कैंडिडेट उठे हुए थे, लोकल लोग उठे हुए थे, लोगों ने फिर भी मुझ पर विश्वास किया है, तो मेरी जीत है जी। बस। मुझे लोगों से कोई शिकायत नहीं है, शायद कमियां हर किसी में होती है, मुझ में भी रही हूँ, जिसके कारण जो है मैं चुनाव हार हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं इन कमी को दूर करूँगा। एक बार फिर वहाँ के लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, क्योंकि अगर उन लोगों ने 10 साल तक लगातार मेरा साथ दिया है तो उम्मीद है कि आगे भी वो लोग साथ देंगे। अब मैं आज जो मेरा वहाँ पे हर आदमी को रोजगार देना सपना पूरा कर पाऊंगा। जी सर, अब जैसे कि आगे के समय में भी आपको जो है आपकी 3 विधानसभाएं आपका इंतजार कर रही है। आपका बद्रीनाथ विधानसभा भी आपके लिए ऑप्शन है, केदार घाटी तो आपकी अपनी है, और देहरादून में भी आप किसी क्षेत्र से जो है अपना जो है इलेक्शन के लिए पर्चा भर सकते हैं। तो आगे क्या प्रायोरिटी आपकी रहने वाली है, और किन विषयों पर और किन मुद्दों को आपको जो है इसमें आगे लेके जाएंगे आप लोग? क्षेत्र का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अब तो पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी के आदेश ही से ही सब काम होगा। पार्टी जो आदेश करेगी तो उनके आदेश से अनुसार ही मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन प्रायोरिटी मेरी वही है कि सर्वप्रथम रोजगार। आज हमारे यूथ की बेसिक जरूरत जो है वो रोजगार ही है, और मेरा हमेशा वही प्रयास रहेगा कि ज्यादा लोगों को मैं जो है रोजगार दे सकूं, और बाकी जो है स्वास्थ्य शिक्षा को स्वास्थ्य को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी व्यवस्था कर दी है, आयुष्मान कार्ड देके और भी कई सुविधाएं दी थी, लेकिन रोजगार का अभी तक जो है कुछ उस स्तर पर हो नहीं पाया जो लोगों को जरूरत थी। तो मेरा प्रयास हो ही रहेगा कि स्वरोजगार से लेकर जो हमारा यहाँ पे उद्योगी वो स्थापित करना, कृषि से रोजगार के काफी यहाँ पे अवसर है, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं हो पाए पूर्ण रूप से। मेरा प्रयास हो रहेगा। अच्छा, भाजपा भी आपने हाल ही में ज्वाइन किया, जैसे कि एक बहुत अच्छे तरीके से, जिसे मतलब एक भव्य तरीके से कहा जा सकता है, तो भाजपा को ज्वाइन करने का जो आपका मकसद रहा है वो किस तरह का रहा? भाजपा ज्वाइन, आप कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते थे? नहीं, कांग्रेस से क्योंकि मैं पहले से ही मेरी पृष्ठभूमि जो है मैं हिंदू जवान मन से रहा हूँ, उसके बाद भी विचारों का जो मेल है वो भाजपा से होता है पहले से, और जो स्टैंड कार्य भाजपा ने प्रदेश में किए हैं उनसे भी प्रभावित हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यों से प्रभावित हूँ, उनका जो है तुरंत एक्शन लेना, काम करवाना, ये करना, काफ़ी योजनाएं वो लाई, तो उन्हीं कामों से प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन की है। हमारे माननीय अध्यक्ष साहब महेंद्र भट्ट जी है ना, उनके जो है पार्टी का उन्होंने मेरे को महत्व समझाया है, तो उससे मैं प्रभावित भाजपा मैंने ज्वाइन की है, और लगता है कि सिर्फ एक वही भाजपा पार्टी का ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर मैं जो है जिस सोच के साथ आगे बढ़ा था उस सोच के साथ जो है अपना जो मेरा एक सपना था कि रोजगार वो पूरा कर सकता हूँ। आगामी समय में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? जैसे कि माना आपको पार्टी जो है केदारनाथ के लिए माना जो है आपको फिर से जो है चुनती है, तो वहां पर जैसे कि आपने पहले भी काम किया है, आपके साथ बहुत हजारों हजार युवा भी जुड़े हुए हैं और आपको जो है एक आइडियल भी मानते हैं वो, और आपकी क्या प्राथमिकता वहां पर रहने वाली? केदारनाथ क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो रोजगार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है हर 1-2 किलोमीटर पे टूरिस्ट प्लेस है, हम उसको डेवलप नहीं कर पाए हैं। वहाँ क्या मतलब रोजगार ये लगा लो कि केदारनाथ पे तो लगभग पूरे प्रदेश की नजर रोजगार रहती है, हम लोग फिर भी बेरोजगार हैं, तो मैंने वही लोगों को दिखाना है, हमारे वहाँ पर उद्योग भी लग सकते हैं, हमारे वहाँ टूरिस्ट को डेवलप करके पूरे घाटी का प्रदेश के पूरे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।
और भी कई काम वहाँ पे ऐसे हैं कि जैसे हमारा जो है जितने भी तीर्थ स्थान है वहाँ पे सुविधाएं अगर हो जाए, यानी वही टूरिस्ट प्लेस पे है, वही हमारा जो है तीर्थ स्थान भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ रोजगार करना होना चाहिए। कृषि के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र हमारा। अगर हम थोड़ा सा कुछ दूर जाके हिमाचल को देखें तो एक जैसे मौसम में जो है हिमाचल आज पूर्ण रूप से अपना स्वरोजगार तैयार कर चुका है। वो चाहे आप जो है फ्रूट्स से लगा लीजिए, बागवानी से जी। बाकी हमारे जो केदारनाथ घाटी है ऑर्गेनिक है, लेकिन हम उसको वहाँ पे सही मूल्य किसानों को नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए लोगों का मन कृषि से हट गया है। अगर हम उनको वहाँ पे स्टोरेज के लिए जो है कोल्ड स्टोर या गोदाम या मंडी दे पाए तो वहाँ के लोगों का उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि उनका जो उत्पादन होता है वो बहुत कम मूल्यों में जो है मंडी तक पहुँचता है, क्योंकि उसको ढलाई ज़्यादा। अगर वहीं पर हमें गोदाम मिल जाए तो हर आदमी फिर से प्रयास करेगा, क्योंकि एक बार पूरा गढ़वाली जो है कृषि निर्भर था, अच्छा जीवन यापन करा था। तो जबकि हमारे केदारनाथ घाटी में आज पुराने लोग जानते हैं क्योंकि केसर भी वहाँ हुआ करता है जी। खुमानी का बहुत बड़ा क्षेत्र है जी। सेब के लिए बहुत से मौसम वहाँ पे है, पहले होते थे सेब, लेकिन लोगों ने धीरे धीरे जो है उसका, क्योंकि इसमें किसानों की गलती नहीं, इसमें क्या हुआ कि हमारे पास से कोई भी कोल्ड स्टोर नहीं होगा। जब हमारे उत्पादन का मूल्य मार्केट में बहुत कम होता है उस टाइम हमारी फसल तैयार होती है, इसलिए उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता, इसलिए लोग किसानों को फायदा निराश हो चुके हैं। लेकिन अगर उसको हम कुछ टाइम स्टॉक करें, जब मार्केट में रेट बढ़े तो उस टाइम निकाला तो हमें काफी बेनिफिट हो। जैसे हमारा माल्टा ही है, माल्टा जब सीजन आता है उस टाइम पे रेट जो है मेरे हिसाब से 10-12 किलो होता है वो माल्टा, जबकि अभी आजकल अब आने वाला सीजन है मार्च में, अगर मार्च से माल्टा रही मार्केट में तो वही माल्टा हमारा 50-60 रुपये किलो बिकेगा, लेकिन हम तब तक उसको रख नहीं सकते, सड़ जाए, खराब हो जाता है। उसके लिए हमें वहाँ पे जरूरत है स्टोर करने की, उसको कोल्ड स्टोर की जरूरत है, लेकिन इतना हमारे को वहाँ पे सक्षम किसान भी नहीं है। तो ये ध्यान तो गवर्नमेंट को देना हो, उसी तरह मैं ध्यान दिलाऊंगा। ऊपर से हमारे जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है उसमें मेरे हिसाब से 40% जो है सीमेंट का पत्थर स्टोन जो है वहाँ पे है, उस घाटी में है जी। ये उसका कभी सदुपयोग हुआ ही नहीं है। हम भी अगर वहाँ पे छोटा प्लांट लगाए सीमेंट की, क्योंकि वहाँ पे निर्माण कर लगातार चलता है, खपत भी पूरी हो सकती है। हम लोग जो खरीद रहे हैं हिमाचल से खरीद रहे हैं, हिमाचल आप यहीं से प्लांटों से देख ले, 7 प्लांट हमारे केदार घाटी है, वहाँ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उन लोगों ने वो टूटते हुए पहाड़ों को उस पत्थर का सदुपयोग किया है, हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमने हमारे नेताओं का उस पर ध्यान दिया नहीं, तो जरूरत है उस चीज़ को हमें उपयोग में लाने। हम लोग जो है हर चीज़ के लिए निर्भर है हिमाचल पर। ये चीज़ हमें अपने उसमें हमारे जो है प्राकृतिक खाना हमारे पास पर्याप्त रूप से है, पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे उसका, तो उसकी तरफ ध्यान देना। बाकी जो है सीजन, यात्रा सीजन शुरू होता है, सबसे बड़ी दिक्कत रोड की आती है। अगर हमारे पे रोड पे तो हमारा ये दिक्कत हुई ना जी। और हमारा पर्यटन आराम से जो है जिस भाव से मंदिर आता है दर्शन करके आ सके, लोगों को रोजगार मिल सके, और उसी के उसमें जो है हमारा टूरिस्ट भी काफ़ी अच्छा चलेगा। हमारे होटलियर भाई हैं, उनका रोजगार भी अच्छा चलेगा, लेकिन कभी उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं गया। कहीं जगह इतनी बुरी स्थिति है कि 4-4 किलोमीटर जाम लग जाता है, तो उन जगहों का हम जो है कर सकते हैं उस पर कोई दूसरा ऑप्शन, लेकिन कभी प्रयास किया नहीं है। तो उसी तरह मेरा जो है फोकस है कि भाई जहाँ किसी तरह भी हो, जहाँ लोगों से रोजगार मिल सके इस घाटी में जी। और वहाँ का आदमी को रोजगार वही मिले। उस आदमी को जो है 6,000, 8,000, 10,000 के लिए सेला कोई हरिद्वार दिल्ली मुंबई ना जाना पड़े, वो अपने घर में उसको रोजगार मिले, दिन भर जो है अपना काम करके घर में आ सके, अपने बच्चों के पास आ सके। और सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ महिलाओं की है, क्योंकि आपदा के बाद काफी लोग तालाब मरे हैं, तो वहाँ पे हमारे जो विधवा बहनें काफी हैं, और वो सबसे ज्यादा निराश है। क्योंकि मुझे सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लगातार फोन आता रहता है कि भैया कहीं काम जिलाऊंगा काम, तो उनके लिए बहुत बड़ा अवसर होगा अगर हम वहाँ पे कुछ खोल पाए, कुछ भी प्लांट वहाँ पे लगा सके, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग हो या पैकेजिंग प्रोसेसिंग जो होता है कि ऑर्गेनिक है सारा वहाँ पे, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। चाहे हमारा जो है वहाँ पे सीमेंट का प्लांट लगे छोटा, है ना, या कुछ और, चाहे हमारे कोई बड़ी नर्सरी वहाँ पे बनाए कि जिससे जो है हम पूरे क्षेत्र में पौधा पहुँचा सके, फलदार पौधे जी, है ना, तो उसमें महिलाओं को बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, और मेरा ध्यान पूरा उस तरफ रहेगा जी, अगर मुझे अवसर मिलता है। सर, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को आपने ज्वाइन किया है और अब आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई है, आपके विधानसभा क्षेत्र से लेकर के पूरे उत्तराखंड के लिए पार्टी आपको जो है जिम्मेदारी पूर्ण नजर से देख रही है। अब किस तरह की जिम्मेदारियां आपको आगे मिलती है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस तरह की जिम्मेदारियां आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है वर्तमान समय में, तो आपकी पार्टी की ओर से और युवाओं के लिए क्या आपको जो है प्राथमिकता उसमें रहेगी?
सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि 2 बार पार्टी का गुजरे नहीं बात हुई। पार्टी ने मुझे जो है स्वीकार किया है, पार्टी ने सम्मान दिया है। तो आगे जो है पार्टी का जो आदेश होगा वो हमें मान्य होगा, चाहे जिस क्षेत्र में काम करने को बोले। और पार्टी के माध्यम से भी हमारा यही प्रयास है कि हम युवाओं को ज़्यादा अवसर दिला सकें, उनके हित में बात कर सकें और उन तक जो है उनका हक जो होता है सर्वप्रथम रोजगार का जिम्मेदारी उन्हें दे सकें। तो वही प्रयास हमारा। सर, आपके साथ जैसे कि हमने पहले भी कहा है और हजारों हजार युवा हैं जो आपके एक तरफ से कट्टर समर्थक मैं कहूँगा, आपकी विचारधारा को वो जो है अपने विचारधारा समझते हैं। अब आप पार्टी से ज्वाइन है, हो सकता है कोई जो है पार्टी से जुड़ करके आपसे कोई नाराजगी उनकी हो या उनके मन में कोई शंका हो, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? पार्टी ज्वाइन करने का डिसीजन मेरे सारे कार्यकर्ताओं का, मेरे साथ जुड़े लोगों का था। उनके सुझाव से मैंने पार्टी ज्वाइन की। काफी टाइम लगा इस काम में। मुझे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी से बहुत पहले बात इस विषय में हो चुकी थी। वो घर पे भी हम लोग बैठे थे, हमारे यहाँ पर आए थे वो एक अतिथि के रूप में। उन्होंने मुझे सुझाव किया। इतना टाइम मुझे लोगों से सुझाव नहीं लगा मुझे क्या करना चाहिए। जब हर आदमी संतुष्ट हुआ तब मैंने पार्टी ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे उन युवा कार्यकर्ताओं के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा पॉलिटिकल कुछ नहीं। मैं एक समाज सेवक तो हूँ, लेकिन उनके बिना मैं कोई राजनीति में मेरा स्थान नहीं है। तो मैं उनको साथ में लेके ही, जब उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि रावत जी आप जाओ, हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं, तभी मैंने पार्टी ज्वाइन की है। तो सर मुझे लगता है कि किसी को इस बात की कोई शिकायत होनी चाहिए। हाँ, शिकायत इस बात पे हो सकती है कि बहुत शॉर्ट टाइम हमारा कार्यक्रम ये हुआ है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, और पार्टी ज्वाइन करने में मुझे सिर्फ जो है 7-8 घंटे ही टाइम मिल पाया। मैं सब लोगों को इन्वाइट नहीं कर पाया हूँ। कई लोग रास्ते में रहे, कई लोग आ रहे थे, कई लोग लेट पहुँचे। उसका मुझे भी अफसोस है, और शायद उस बात पे कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन उनके लिए मैंने एक कार्यक्रम की व्यवस्था की कि हम सब लोग जो है एक बार मिलेंगे, बैठेंगे, शायद बात करेंगे। उनसे मैं क्षमा मांगू कि भाई ये शायद मेरी भूल थी कि मैं जल्दीबाजी में कर बैठा हूँ जी, कि मैं आप लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं कर पाया हूँ। उसके लिए हमने अगस्त में कार्यक्रम का आयोजन रखा हुआ है, तो वहाँ पर मैं सब लोगों को बुला के सम्मानित कर पाऊंगा जी। हेमंत प्रदेश न्यूज से खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि आपने जो है मुझे समय दिया और मेरा जो है ये साक्षात्कार लिया है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी कुलदीप रावत जी, जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है, और उनके मन में युवाओं के लिए जो पीड़ा है वो जो है अब बहुत जल्दी धरातल पे उतरने वाली है, और वो बहुत जल्दी अपने युवा साथियों को मिलने वाले हैं। तो आपको मिलेंगे फिर नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।